हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है पूजा डागर जी की क्लासेस में सबका। और अभी स्टार्ट करते हैं हम भारत का भूगोल पार्ट नंबर 4। इससे पहले 1 to 3 पार्ट हम कर चुके हैं, प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पार्ट 1 to 3 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिटेल में करवाए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस में भी जो जिस चीज़ की मेरे को लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उनकी भी मैं डिटेल करवाऊंगी। तो टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्लीज़ ऑन करें सभी। 8 बजे क्लास अपनी होती है, 8 से 8:40 तक चलती है क्लास, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। टॉप 50 क्वेश्चन आंसर MCQ क्वेश्चन रहेंगे पार्ट नंबर 4। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ सारे के सारे जी की क्लास में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, कंचनजंगा, अन्नापूर्णा या माउंट एवरेस्ट? तो पूर्वी घाटी पूछी है, पूर्वी जो चोटी है वो पूछी है। तो पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की पूर्वी चोटी नामचा बरवा, कंचनजंगा, अन्नापूर्णा या माउंट एवरेस्ट? तो क्या रहेगा इसका आंसर? पूर्वी चोटी कौन सी है? ये है हमारी नामचा बरवा, ये पूर्वी चोटी है हिमालय की पूर्वी चोटी। पूर्व समझते हो ना आप, जैसे ऐसे इंडिया का मैप होता है, यहाँ से जो कि इंडिया के मैप में यहाँ अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से सूर्य निकलता है, ये पूर्व होता है हमारा। तो यहाँ से पूर्वी चोटी यहाँ पे पूछी है इधर, तो ये होती है हमारी कौन सी? नामचा बरवा। और कंचनजंगा हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ली जाए तो लिखेंगे कंचनजंगा। ये हम इससे पहले वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में कर चुके हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तो है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आ जाए तो माउंट एवरेस्ट, भारत की आ जाए तो कंचनजंगा। और दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो हमारी K2। ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीटली हम कर चुके हैं अच्छे से। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत के 2 सबसे प्रसिद्ध समृद्ध या पारिस्थितिक कटिबंध इकोजोन हैं, तो कौन से हैं? इकोजोन समृद्ध परिस्थिति कटिबंध। ठीक है, तो ये है हिमालय और विंध्य, या हिमालय पर्वत और पूर्वी घाट, या हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, या हिमालय पर्वत और अरावली। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा हमारा C, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। हिमालय पर्वत है जो हमारा इंडिया में सबसे ऊपर उत्तर में जो होता है वो है, तो ये हमारा हिमालय पर्वत है। और जो है पश्चिमी घाट कहाँ पर है? इंडिया के इस साइड, इस वाले पोर्शन में है पश्चिमी घाट। ये दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत जो हमें बर्फीली हवाओं से बचाता है, जो है इंडिया को जमने से बचाता है, तो इसलिए हिमालय पर्वत इंपॉर्टेंट है। और पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बहुत सारे पर्वतों की लाइन है जो कि हमें समुद्र से बचाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा है इसने पारिस्थितिक कटिबंध इकोजोन। इकोजोन क्या होता है? इकोजोन एक विशेष प्रकार के प्राकृतिक वातावरण वाला क्षेत्र होता है, एक विशेष प्रकार का प्राकृतिक वातावरण जो कि हमें सेफ रखता है। तो हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट ये दोनों हमें सेफ रखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्लीज वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं की है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 85,11,965 वर्ग किलोमीटर, या 38,97,950 वर्ग किलोमीटर, या 32,89,963 किलोमीटर। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,963। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है एग्जाम में। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। ये अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए एक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित है? तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित है? नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी या मन्नार की खाड़ी? तो क्या रहेगा इसमें हमारा आंसर? भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित कौन सा है इनमें से है मन्नार की खाड़ी है, जो है मन्नार की खाड़ी जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम से। मन्नार की
खाड़ी भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 17, 36, 27 या फिर 47? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 36। लक्षद्वीप में है कितने? 36 द्वीप समूह हैं। 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप, 36। और जो है इसके बाद एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लक्षद्वीप के अलावा द्वीप से ही रिलेटेड अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं? तो 22 द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार में, और इनमें से जो है 10 द्वीपों में आबादी नहीं है। 22 में से 10 द्वीप ऐसे हैं जिसमें आबादी नहीं है, टोटल 22 हैं। और जो है इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, अंडमान निकोबार में कार निकोबार उत्तरी सीमा को कहते हैं और ग्रेट निकोबार दक्षिणी सीमा को कहते हैं। तो जो अंडमान है, अंडमान की जो उत्तरी सीमा है उसको बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं? कार निकोबार। इसको बोलते हैं उत्तरी भाग को, और दक्षिणी भाग को बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार बोलते हैं अंडमान के दक्षिणी भाग को, और उत्तरी भाग को बोलते हैं कार निकोबार। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये हो गया कि अंडमान के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? कार निकोबार। ये हो गया अंडमान से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है 6, 4, 7, 8। तो संघ शासित प्रदेश कितने हैं? भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? पहले थे 7, अब हो गए हैं 8। अब 8 कैसे हो गए? तो देख लेते हैं अब 8 कैसे हो गए। उसमें जम्मू कश्मीर ऐड हो गया है। तो मैं सारे नाम बता देती हूँ आपको कौन कौन से हैं। दिल्ली है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, और फिर दादरा नगर हवेली है, और दमन द्वीप ये इसी भी आता है दादरा नगर हवेली वाले में। जम्मू एंड कश्मीर है, और एक लद्दाख है, और फिर लक्षद्वीप है, लद्दाख लक्षद्वीप, और क्या है? पद्दुचेरी है। पद्दुचेरी। ये हैं हमारे कितने? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश, बोलते हैं इनको, संघ शासित प्रदेश भी कह देते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से एक ऐड हो गया है, पहले 7 थे, अब 7 नहीं लगाना, अब 8 लगाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हमारा संघ शासित प्रदेश में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा भारत का क्षेत्र है जिसको सिलिकॉन वैली कहते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है पहले वाली वीडियोज में। दिल्ली, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद। तो सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। और सिलिकॉन वैली और किसको बोलते हैं? अगर विश्व की सिलिकॉन वैली पूछ ली जाए तो फिर आप क्या करोगे? क्या आंसर लिखोगे इसका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग है क्या? सिलिकॉन वैली। तो क्या है सिलिकॉन वैली? ये मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। क्या सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया के कहाँ? सान प्रांत। कौन सा प्रांत? सान प्रांत जिसको बोलते हैं सान फ्रांसिस्की। क्या बोलते हैं? सान फ्रांसिस्की। ठीक है, सान फ्रांसिस्को खाड़ी अक्षेत्र के कौन से भाग में? दक्षिण भाग में। ठीक है, दक्षिण भाग में है। ठीक है, सान फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के दक्षिण भाग में है यह सिलिकॉन वैली। याद रखना आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया सान फ्रांसिस्को प्रांत फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में विशालतम समुद्र तट कौन सा है? भारत का विशालतम समुद्र तट कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा तमिलनाडु। बी आंसर रहेगा भारत का विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तमिलनाडु में है। चेन्नई में एक बीच है, मरीना बीच। आगे भी करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये है तमिलनाडु। आ जाए तो तमिलनाडु
तमिलनाडु, चेन्नई आ जाए तो चेन्नई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, सबका वेलकम है, जो नए हैं वो भी और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भी। प्लीज़ नए हैं जो वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। डेली अपनी 8 बजे क्लास होती है। जल्दी से 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी तो है, ये तो हमारा क्या है, एक जीव रूप से समृद्ध स्थान को बोलते हैं जीवमंडल, ठीक है। जीव रूप से समृद्ध, जैविक रूप से समृद्ध स्थान को बोलते हैं। और मन्नार की खाड़ी इसमें आता है, सुंदरवन भी आता है, नीलगिरी भी आता है, लेकिन काजीरंगा इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल में हमारा काजीरंगा नहीं आता है। और जो है नीलगिरी है, यह हमारे पश्चिमी जो इंडिया है इसका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट ये पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ता है यहाँ नीलगिरी। और जो है काजीरंगा है, इसके बारे में भी बता देती हूँ। उससे पहले सुंदरवन के बारे में सुन लीजिए। ये जो है सुंदरवन डेल्टा है, यह है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनता है, ठीक है। और काजीरंगा क्या है? काजीरंगा यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। काजीरंगा क्या है? काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? एक काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है। एक सींग वाले गैंडे, क्या एक सींग वाले गैंडे यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो दुनिया का सबसे बड़ा निवास स्थान है कि किसका? एक सींग वाले गैंडों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निवास स्थान क्या है? काजीरंगा है। और यह कहाँ पर है? काजीरंगा कहाँ पर है? यह असम में है। कहाँ पर है? असम में है काजीरंगा, असम में है काजीरंगा। और यूनेस्को द्वारा 1985, कब? यूनेस्को के द्वारा 1985 में है इसको क्या विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। क्या कर दिया इसको? विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया इसको, काजीरंगा को विश्व धरोहर स्थल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 10, नियामगिरी पहाड़ी राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। तो क्या है? नियामगिरी पहाड़ी राज्य के कालाहांडी जिले क्षेत्र में स्थित है। तो ये नियामगिरी है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, केरल। तो कहाँ पर है यह नियामगिरी पहाड़ी? जो है कालीहांडा जिले में स्थित है। तो 10th का आंसर रहेगा अपना उड़ीसा में। कहाँ पर है यह? उड़ीसा में है। क्या? नियामगिरी पहाड़ी है हमारी उड़ीसा में, और जो कि कालीहांडा जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो नियामगिरी पहाड़ी जो है कौन से जिले में स्थित है? तो कालीहांडा जिले में स्थित है। कहाँ पर है यह जिला? उड़ीसा में है यह जिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ियाँ मेघालय पहाड़ियाँ के पश्चिम में है, या फिर महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है, या महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में है, या फिर महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो क्या इसका आंसर रहेगा 11th का? इसका आंसर रहेगा ए, महादेव पहाड़ियाँ जो है मेघालय, महादेव पहाड़ियाँ मेघालय पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है महादेव पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो वज्रपात स्थल यह किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो क्या रहेगा? गंगटोक या उत्तराखंड या फिर शिलोंग या फिर दार्जिलिंग। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 12th का आंसर रहेगा अपना दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को क्या? दार्जिलिंग पर्वतीय स्थल के नाम का जो है अर्थ वज्रपात स्थल है। दार्जिलिंग का यह अर्थ है, इस नाम का दार्जिलिंग का वज्रपात स्थल भी कहते हैं इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस देश के साथ भारत की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो किस देश के साथ लगती है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा? ये भी याद रखना आपको, अंतरराष्ट्रीय सीमा तो है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो रहेगा इसका आंसर बांग्लादेश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय जो है सबसे लंबी सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में
ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से क्या बना है? तो भारत में जो है ज्वालामुखी विस्फोट से क्या बना है? इनमें से दक्षिण पठार या फिर पश्चिमी घाट या फिर लक्षद्वीप द्वीप समूह या फिर हिमालय। तो इसका रहेगा आंसर ज्वालामुखी के द्वारा हमारा दक्षिणी पठार बना है। कौन सा बना है? दक्षिणी पठार बना है। ये अपने 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 15 क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वह पठार कौन सा है? वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो ऐसा कौन सा पठार है इनमें से जिसमें पश्चिम में भी और पूर्व में दोनों ओर क्या है? जल बहता है, जल निकासी है, दोनों के जल निकासी है। तो कहाँ पर है? दक्षिणी कर्नाटक, मालवा या फिर रांची या हजारीबाग। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा मालवा। मालवा एक ऐसा पठार है जहां पर जो है पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाला जल निकास प्रणाली है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तटीय स्थल है? विश्व में किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? मुंबई में, पुदुचेरी में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो ये रहेगा हमारा आंसर चेन्नई शहर में जो कि विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है और भारत का सबसे पहला। तो याद रखना है चेन्नई विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थल है। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चेन्नई है यहाँ पर मरीना, मैंने बताया था एक क्वेश्चन और आएगा। यह जो चेन्नई है तमिलनाडु में है और इसमें मरीना बीच है। क्या है? एक मरीना बीच है जो कि दक्षिणी भारत का चेन्नई महानगर में यह बीच स्थित है। कौन सी? मरीना। और जो कि विश्व के सबसे लंबे तट या बीच में से एक है। विश्व का सबसे लंबा तट और बीच में से एक है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा समुद्री तट गिना जाता है। भारत का आ जाए तो सबसे बड़ा समुद्री तट है तमिलनाडु में चेन्नई मरीना बीच। और जब विश्व का आ जाए तो दूसरे नंबर पर आता है ये चेन्नई मरीना बीच। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो 7 स्टेट से ये आपको 7 राज्य याद रखने पड़ेंगे और इसकी ट्रिक मैंने कल बताई थी और फिर भी मैं आज एक बार और बता देती हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी ये याद करने में। ए सनम मित्रम, ए सनम मित्रम, क्या? मित्रम, ये आ जाएगा ए सनम मित्रम। इसमें क्या आ जाएगा? सारा आ जाएगा। देखते हैं। ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अस से असम हो जाएगा, न से नागालैंड हो जाएगा और म से मिजोरम हो जाएगा और मैं से क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और एक और रह गया है हमारा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, ये मणिपुर, मिजोरम, मेघालय ये तीनों आ जाएंगे। तो सारे नाम इसमें आ गए हैं। तो इनमें से क्या आंसर रहेगा? हम पजल नहीं होंगे तो सारे नाम देख लेंगे एक एक करके। क्या है? त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इनमें से जो है कौन सा नहीं है? इनमें अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? असम, अरुणाचल प्रदेश आएगा, त्रिपुरा आएगा, मेघालय आएगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो क्या है इसमें गलत? तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे नाम इसमें आ गए हैं। सिक्किम, पश्चिम, आगे फिर भी देख लेते हैं हम। सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इनमें से पश्चिमी बंगाल इनमें नहीं आता है। त्रिपुरा, मेघालय, असम इसमें जो है आता है लेकिन उड़ीसा नहीं आता है। तो ये हो गए रॉन्ग दोनों, ये हो गया हमारा आंसर सही। तो इस एक अक्षर से आप सारे नाम याद रख सकते हो। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारी 7, 8, 5, 9 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह गुजरती है हमारी 7 राज्यों से होकर। कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरती है और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करते हैं, उसमें पता लगेगा आपको 7 राज्य कौन कौन से है। जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों में से होकर गुजरती है? तो कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? इनके नाम बताओ। बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और आगे चलते हैं। इसमें क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश,
ये सी है इसका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम या मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा डी, गुजरात। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सातों से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल को तो याद रह जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखो, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे कई सारे राज्य बन जाते हैं, तो इसलिए त्रिपुरा और मिजोरम याद रख लो इसका। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन। यदि गुहार मोतीपुर में है, अगर गुहार मोतीपुर में है तो सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो क्या है? अगर पूर्व में गुहार मोती है और सियाचिन ग्लेशियर है, ये हमारा उत्तर में है। कहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। उत्तर में है तो दक्षिण में क्या है? इनमें से क्या है दक्षिण में? कुतानद या फिर रामेश्वरम या फिर कन्याकुमारी या फिर इंदिरा पॉइंट। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इंदिरा पॉइंट जो हमारे दक्षिण में है, इंदिरा पॉइंट दक्षिण में है। 20 का हमारा आंसर रहेगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किन पत्थरों के गठन के परिणाम स्वरूप पूर्वी घाटी का निर्माण हुआ? तो कौन से ऐसे पत्थर हैं जिनकी वजह से हमारे पूर्वी घाट का निर्माण हुआ? पूर्वी घाट का तो मैं आपको पजल नहीं करूंगी, सीधा ही आंसर बता दूंगी ताकि आपको इजीली याद हो जाए इसका। तो इसका आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा हमारा? ए आंसर रहेगा। ये नाम देख लो क्या है? चारनोकाइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति या फिर और क्या है? क्वार्टरजाइट पत्थर, और क्या है? खोंडालाइट, और फिर है एक और है मेटामॉर्फिक उत्पत्ति। तो ये जो है इन पत्थरों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। तो याद रखने हैं सारे। चार नौ ये गिनती का अक्षर होगा। काइट और ग्रेनाइट और क्वार्टरजाइट और फिर यह है खोंडालाइट और मेटामॉर्फिक उत्पत्ति। ये रहेंगे हमारे आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? बाहरी पर्वतीय श्रेणी कौन सी है हिमालय की? 22 का आंसर रहेगा शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं सबसे बाहरी क्षेत्र में आती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का क्या शून्य मील केंद्र के नाम से जानते हैं? शून्य मील केंद्र के नाम से इनमें से किसको जानते हैं? जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा नागपुर। नागपुर को शून्य मील केंद्र के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नागपुर को शून्य मील केंद्र से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है? पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है पर्वतों की जो है ऐसी कौन सी श्रृंखला है? तो यह है अरावली, पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, हिमालय हमारी बर्फ से रक्षा करता है और पश्चिमी घाट हमारी समुद्र से रक्षा करता है। तो जो है पर्वतों की क्या है? पर्वतों की श्रृंखला है, तो ये पश्चिमी घाट में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत का, प्राचीन पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। तो इसका आंसर इनमें से कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि इनमें कोई भी आंसर दिया हुआ नहीं है करेक्ट। तो हिमालय पर्वत क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। कौन से का? वलित पर्वत का उदाहरण है हमारा हिमालय पर्वत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो एकमात्र सक्रिय जिसमें क्रियाएं होती रहती हैं ऐसा ज्वालामुखी बैरन आइलैंड ये कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में या फिर निकोबार द्वीप समूह में या मिनिकॉय में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 26 का आंसर रहेगा हमारा। क्या रहेगा 26 का आंसर? अंडमान द्वीप समूह। क्या रहेगा? अंडमान द्वीप समूह में है यह, अंडमान द्वीप समूह में है सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड यह हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल
जिसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट माना जाता है। तो किसको मानते हैं? पश्चिमी हिमालय को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी हिमालय को, पूर्वी घाट को। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा पश्चिमी घाट को। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट को बोलते हैं, हमें हॉट स्पॉट बोलते हैं पश्चिमी घाट को, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल है ये हमारा पश्चिमी हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 27 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी, ये दो है, पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? बांग्लादेश, म्यांमार और या फिर म्यांमार या पाकिस्तान। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 28 का आंसर रहेगा हमारा श्रीलंका। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो वो जो है पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी है, यह किसको? श्रीलंका के बीच में आती है, श्रीलंका आएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 बार लिखा गया था, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर रहेगा श्रीलंका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन हिमनद है यह नुब्रा घाटी या फिर साइलेंट घाटी या फिर दून घाटी या फिर नीलम घाटी। तो इसका आंसर रहेगा नुब्रा घाटी। क्या रहेगा? नुब्रा घाटी। सियाचिन हिमनद है नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट बीच कहाँ पर स्थित है? सबसे लंबा समुद्री तट बीच कहाँ है? यह है हमारा चपोरा तट बीच या फिर अक्सा तट या फिर दीव तट या फिर मरीना बीच। तो क्या रहेगा? सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है हमारा? मरीना बीच। में बता चुकी, तमिलनाडु के चेन्नई में मरीना बीच है सबसे लंबा समुद्री तट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31। पश्चिमी और पूर्वी घाटों को मिलाने को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 32 नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो नंदा देवी चोटी है ये हमारी उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी चोटी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा नंदा देवी चोटी हमारी उत्तराखंड में स्थित है। ये हो गए हमारे 32 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, केवल 50 क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है या फिर अंटार्कटिका में स्थित 140 स्टेशन है या फिर गंगा नदी का दूसरा स्रोत है या फिर भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप है? तो दक्षिणी गंगोत्री क्या है? यह है दक्षिणी गंगोत्री का आंसर रहेगा इसका बी। क्या रहेगा? अंटार्कटिका में स्थित 140 स्टेशन है, यह दक्षिणी गंगोत्री। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक किसको? भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत रेंज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जास्कर, कैलाश, कराकोरम, लद्दाख। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा कराकोरम। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करता है कराकोरम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो यह हमारा नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा त्रिपुरा। क्या रहेगा? त्रिपुरा की 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 36। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, तो कौन सी श्रृंखला पर स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है माउंट आबू? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या सह्याद्री। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 36 का आंसर रहेगा हमारा अरावली में। कहाँ पर है यह? अरावली में है। क्या? माउंट आबू हमारा अरावली में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? मध्य हिमालय,
या फिर पश्चिमी घाट या फिर शिवालिक या फिर पूर्वी घाट। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है हमारा पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट बोलते हैं इसको, सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिणी भारत को कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला अलग करती है? हिमालय, विंध्य और पश्चिमी घाट या सतपुड़ा। तो क्या रहेगा आंसर? 38 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा विंध्य। विंध्य है, यह है विंध्याचल पर्वत है जो कि हमारे जो है उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत को अलग करता है, विंध्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। तो लिखिए, इनमें से उत्तर से दक्षिण की सीमा में क्रम में लिखना है। क्या रहेगा? भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 39 का आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका रहेगा आंसर हमारा सबसे पहले पर आता है भुवनेश्वर। पहले ये लगा लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर आएगा भुवनेश्वर, फिर आएगा हमारा हैदराबाद, भुवनेश्वर, हैदराबाद, फिर दूसरे नंबर पर आएगा चेन्नई। क्या रहेगा? चेन्नई रहेगा, और फिर रहेगा हमारा कोचीन। तो ये रहेगा हमारा आंसर इसका ए। क्या रहेगा? ए रहेगा। भुवनेश्वर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, और जो है दूसरे नंबर पर क्या रहेगा? भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई और कोचीन। ये रहेगा इसका आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? व्हीलर। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है, तो इसको याद रखना है। विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, या अब्दुल कलाम द्वीप, या फिर CV रमन द्वीप। तो इसका आंसर रहेगा अब्दुल कलाम द्वीप है इसका आंसर। 40 का हमारा क्या रहेगा? 40 अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। आगे चलते 41 क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। माउंट कोया सैडल चोटी, या फिर माउंट दयावालो, या फिर माउंट थुइलर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? सैडल चोटी। तो रहेगा इसका आंसर सैडल चोटी, जो माउंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल चोटी। आगे चलते हैं 42 क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से हम इसको 5 से 7 मिनट में कवर करते हैं कंप्लीट। खालिस्तान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी जो है सीमा के साथ फैल जाता है। तो किसके बाद? कौन सी ऐसी जगह आती है जहाँ पर हिमालय दक्षिण की ओर जो है एक तीखा मोड़ लेता है, दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, पूर्व की सीमा के साथ फैल जाता है? दिहांग महाखंड, भूटान सीमा, जोजिला दर्रा, नेपाल सीमा। तो इसका क्या आंसर रहेगा 42 का? इसका आंसर रहेगा दिहांग। क्या रहेगा? दिहांग महाखंड। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 43। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश खालिस्तान के बीच फैला है। तो मुख्य भूमि का अक्षांश कहाँ से कहाँ फैला है? 8 डिग्री 4 इंच उत्तर तथा 37 डिग्री 6 इंच उत्तर, या फिर 8 डिग्री 4 इंच पश्चिम, या 37 डिग्री 6 इंच दक्षिण। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इतना कुछ नहीं पढ़ते हैं हम, इसका आंसर सीधा ही देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा ए, 8 डिग्री 4 इंच उत्तर तथा 37 डिग्री 6 इंच उत्तर। आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन पर। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग खालिस्तान मील, या जिसको बोलते हैं मील को 10 लाख में वर्ग किलोमीटर में है। तो भूभाग का कुल कितना क्षेत्रफल लगभग है? 1.28, 3.28, या फिर 28, या फिर 4.28। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा 3.28 रहेगा आंसर। जो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? थाल, बोर और पाल घाटियां खालिस्तान में दर्रे हैं। तो खालिस्तान में है ये दर्रे, थाल, बोर, पाल घाटियां कहाँ पर है? पश्चिमी घाटियां धौलाधार श्रेणी, या फिर पूर्वी घाटियां फिर महाभारत श्रेणी। तो क्या रहेगा आंसर 45 का? 45 का आंसर रहेगा पश्चिमी घाटियां हैं। ये कौन सी हैं? पश्चिमी घाटियां, थाल, बोर, पाल, ये हमारी पश्चिमी घाटियां हैं, याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें
केवल 5 ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं। भारतीय महाद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था? तो भारतीय महाद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था? भारतीय महाद्वीप गोंडवाना लैंड, यूरेशिया और अमेरिका और साइबेरिया। तो क्या रहेगा इसका आंसर? भारतीय महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड में आता है। ठीक है, ये आता है हमारा गोंडवाना लैंड में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय मानक देशांतर किस शहर से जो है भारतीय मानक देशांतर किस शहर से गुजरती है? तो भारतीय मानक देशांतर कौन से शहर से गुजरती है? भोपाल, मिर्जापुर या फिर विशाखापट्टनम या रायपुर। तो क्या रहेगा आंसर? मानक देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? यह गुजरती है हमारी मिर्जापुर से। तो क्या रहेगा इसका आंसर? बी रहेगा, मिर्जापुर से गुजरती है भारतीय मानक देशांतर रेखा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिर्जापुर रहेगा इसका आंसर। आगे चलते 48 क्वेश्चन पर, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य जो है स्थित अधोमुखी घाटी को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय और शिवालिक। एक वृद्ध हिमालय है सबसे ऊपर, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक है, तीनों ऐसे हैं लाइन में। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य जो है स्थित अधोमुखी घाटी को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? दिबांग, दून या कुल्लू। तो इसका आंसर रहेगा दून। क्या रहेगा? दून। मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ? 5, 6, 3, 7। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश जो है अपनी सीमा साझा करता है। और 5 राज्य वे कौन कौन से हैं? उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़। क्या? पूर्व में छत्तीसगढ़। और जो है दक्षिण में महाराष्ट्र। दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र। और पश्चिम में गुजरात। क्या? पश्चिम में गुजरात। और कौन सा रह गया? उत्तर पश्चिम में राजस्थान। ये हो गए हमारे कितने? 5। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ लगती है मध्य प्रदेश की सीमा। आगे चलते हैं, 50 क्वेश्चन क्या है ये याद रखना है आपको। 50 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित है? कन्याकुमारी या और क्या है? पंबन, और या फिर रामेश्वरम, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवतीय रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? विषुवतीय रेखा के सबसे निकट कौन सा स्थित है? रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम स्थित है। ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। और डेली हमारी 8 बजे क्लास रहती है, 8 से 8:40 के बीच में हम सारा कवर कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारी क्लासों में 50 क्वेश्चन तो रहते ही हैं हमारे, 40-50 ऐसे रहते हैं। तो प्लीज़ डेली आप क्लास अटेंड करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।